पहले जनादेश से जुड़ी खबरें। चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक हलचल तेज है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों में अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सहयोगियों को साधने की रणनीति भी बनाई जा रही है। पूरी खबर और डिटेल लेंगे हम आलोक प्रियदर्शी से, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त तमाम तरह की राजनीतिक हलचलें जारी है और एक तरफ एनडीए की बैठकें, दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों को बढ़ाने में लगी हुई है और इधर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल नई बनने जा रही जो सरकार है उसको अभी से घेरने की तमाम कोशिशें। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव नतीजों और एग्जिट पोल के बीच शेयर होल्डर्स का पैसा डुबाने के आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह पर, साथ ही कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इन्वॉल्व करके जांच की मांग उन्होंने की है। तो आज दिल्ली में एनडीए की बैठक और बैठक के अपडेट हम आपको बताएंगे, तमाम क्या क्या हुआ वहां पर। हालांकि बैठक अब खत्म हो गई है और अभी भी डेवलपमेंट्स जारी हैं। आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। आलोक, ये बताइए क्या चल रहा है वहाँ? तो सहयोगी दलों और बीजेपी की बैठक खत्म हो गई, वहाँ क्या हुआ और अभी क्या अपडेट है? शायद जेपी नड्डा से मिलने पहुँचे हैं, अमित शाह से मिलने पहुँचे हैं नड्डा। बिल्कुल, देखिए अमित शाह यहाँ पर, गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही, जब जेपी नड्डा के घर पे बैठक चल रही थी तो सुबह से ही 11 बजे से मौजूद थे। 7 घंटे यहाँ बैठक चली जेपी नड्डा के घर पर और उसके बाद यहाँ पर बैठक खत्म होगी। इसके बाद फिर से जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो अभी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके निवास पर पहुंचे हैं, घर पर पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि उड़ीसा से कुछ सांसद आए हुए हैं, उनसे बैठक चल रही है, उनसे विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन जो आज पूरे दिन यहाँ पर जेपी नड्डा के घर पर बैठक चली उसका लबोलुआब यही था कि आखिरकार जो कैबिनेट का स्वरूप होगा, कैसा होगा, कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं और जो सहयोगी दल हैं वो कितनी मांग कर रहे हैं, क्या उनके साथ रणनीति है, किस तरह की तैयारियां हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन चला। इसमें सीनियर कैबिनेट के मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और सुबह से ही बैठक चल रही थी। संगठन से भी काफ़ी लोग थे, बी एल संतोष थे। तो कोशिश यही चल रही थी कि जो सहयोगियों की मांगे हैं, जो सहयोगियों की तरफ से डिमांड की जा रही है, 4 कैबिनेट के टीडीपी की तरफ से एमओएस के लिए, जेडीयू की तरफ से कैबिनेट मांगा जा रहा है, एमओएस मांगा जा रहा है, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर का पद मांगा जा रहा है। तो इन सवाल जो मुद्दे हैं, तमाम जो डिमांड्स हैं, उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए, किस तरह से उसको ठीक किया जाए, कैसे उस पर क्या चर्चा की जाए, इन तमाम मुद्दों पर पूरे दिन यहाँ पर बैठक चली है। और अब जो अमित शाह के घर पर 10 जो वहाँ पर उड़ीसा से कई सारे सांसद आए हैं, उनके साथ फिर एक नए सिरे से बैठक शुरू हुई है, क्योंकि तमाम जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, देश भर से जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं, वो और तमाम सीएम यहाँ दिल्ली पहुँचने शुरू हो गए हैं। और कल जब 11 बजे बैठक होगी एनडीए की, वहाँ से फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और राष्ट्रपति भवन में जो शपथ जो सूची है उसको लेकर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुँचेंगे बीजेपी के नेता। और उसके बाद जो शपथ ग्रहण की तैयारियां भी आपको पता है शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरह की आज पूरे दिन यहाँ पर मंथन, चर्चा और विचार विमर्श का दौर चला है। शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन शपथ ग्रहण का दिन, समय बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नहीं आ रहा। आज क्या खबरें हैं इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ऐसा अभी तक माना जा रहा है कि 9 तारीख को शाम को 7:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा और आधिकारिक तौर पर इसके चित्र भी आ गए हैं। हालांकि समय और तारीख अभी तक आधिकारिक नहीं है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि 9 तारीख को ये होगा। और उसके लिए जो वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां होती हैं उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। वहाँ पर जितने भी कैमरे लगते हैं, लाइव प्रसारण होता है डीडी प्रसार भारती की तरफ से, और तमाम वहाँ पे सारे अधिकारी वहाँ पर जायजा ले रहे हैं। तो ये मानकर चलना चाहिए कि जो 9 तारीख को, 9 जून को शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। और जो आधिकारिक तौर पर आया था उसमें प्रधानमंत्री मोदी के
तीसरे कार्यकाल के लिए जो शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं उसके बारे में चर्चा की गई थी। फोटो विजुअल्स भी आए हैं। तो ये तैयारियां राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान के तमाम जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया है और इस तरह की लिस्ट सामने आ रही हैं। तो ये एक पूरी तरह से जो शपथ ग्रहण के पहले की एक तरह से पूरी तैयारी चल रही है। और जो अभी जो सहयोगी दलों के साथ जो समीकरण है, जो उनकी डिमांड्स हैं, उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए, किस तरह से उनको समझाया बुझाया जाए, इस सब चीज़ों को लेकर अभी बीजेपी अपने दल के भीतर अपने साथ, अपने नेताओं के साथ इस पर पूरा मंथन कर रही है। सहयोगी दलों की किस तरह की डिमांड अभी तक सामने आई है जिस पर मंथन चल रहा है, और किसकी क्या डिमांड है? बिल्कुल, देखिए, जो दो मेजर सहयोगी दल हैं, टीडीपी और जेडीयू। टीडीपी की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर्स, 4 कैबिनेट मिनिस्टर की बात चल रही है, एमओएस की बात चल रही है और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर की भी बात चल रही है कि लोकसभा का स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। ये हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं कहा है, लेकिन अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, ऐसे सोर्सेज से खबरें आ रहे हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से भी लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर मांग है और कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, साथ ही एमओएस मिलना चाहिए, इस तरह की डिमांड है। और माना जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग मोदी सरकार की जो अभी मौजूदा पॉलिसी है, जिसमें खासतौर से 1 नेशन 1 इलेक्शन और यूसीसी और साथ ही साथ अग्निवीर योजना को लेकर जेडीयू के अपने कुछ रिजर्वेशन है। अग्निवीर योजना पर तो जेडीयू ने के तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि इसमें सुधार होना चाहिए, इसको या हो सकता है हटाया जाना चाहिए। जहां तक यूसीसी का सवाल है, यूसीसी पे और चर्चा करने की जरूरत बताई गई कि इस पर जो सिविल कोड है उसको लेकर और चर्चा करने की जरूरत है। रही बात 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो उस पे जेडीयू का एक तरह से समर्थन है और इस पर लेकर आगे बात बढ़ेगी। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये जब तय होंगे तब पूरी तरह से आधिकारिक लिस्ट है जो जेडीयू की तरफ से और टीडीपी की तरफ से ये बीजेपी की तरफ रखी जाएगी। और उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह से एक जो सहयोगी दलों का जो रवैया होता है और जो गठबंधन की सरकार होती है उसको किस तरह से जो बीजेपी है उसको साधती है और उसको लेकर आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। तो आलोक जिन डिमांड्स की चर्चा कर रहे थे उनकी बात करते हैं। एनडीए सरकार के गठन से पहले ही जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कर दी है। केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू चाहती है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना से मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। इस बार चुनाव में यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद पार्टी के अंदर संग्राम छिड़ गया लगता है। बीजेपी के नेता चुनाव में विश्वासघात और भीतरघात की चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता यूपी में हार की जांच की मांग भी कर रहे हैं। हम कौन सी सीट कौन से कारण से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भीतरघात किया है तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास खून पसीना एक कर रहे थे और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। माननीय मोदी जी को पूरा आशीर्वाद न मिलना ये समीक्षा का विषय है, पार्टी समीक्षा करेगी। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व और हम स्वयं समीक्षा करेंगे कि कमी कहाँ रह गई, हमसे कहाँ गलती हुई, जनता का दिल हमको नहीं पाएगा। आगे रणजीत लोग भी तो मुखर होकर बोल रहे हैं कि भीतरघात हुई। अब जो क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, 80 लोकसभा, हमारा इरादा था, हमारा मानना था कि 80 की लोकसभा सीट जीतेंगे। लेकिन अगर शादी नरेंद्र मोदी कह रही भीतरघात हुआ तो नकार नहीं जा सकता, हुआ होगा। चुनाव नतीजों के बाद यूपी की फैजाबाद सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। फैजाबाद सीट में ही अयोध्या आती है। यहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के बावजूद बीजेपी की करारी हार हुई है।
समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। जीत के बाद उन्होंने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति किया है, व्यापार किया है और झूठ मूठ कर राम को लाने का पाखंड जताया है। राम तो भाई पहले आ गए हैं, राम को कोई लाया नहीं। राम तो सबके उसमें है, हमारे दिल में भी, आपके सब में है। तो ये राम को लाने वाले कैसे हो सकते? उन्होंने जो भी कहा था अपना चुनाव घोषणा पत्र में या जो भी अपने मन की बात में कहा था, सारी बात तो झूठी हो गई। अब क्या कहेंगे? अब उनके कहने पर इस प्रदेश और देश की जनता इतबार नहीं करेगी। यूपी में बीजेपी को क्यों लगा जोर का झटका और क्या राम मंदिर का मुद्दा हो गया फेल? आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल ने कहा है कि दोनों नेताओं ने निवेशकों को गुमराह किया और लाखों करोड़ रुपए का नुकसान कराया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री ने नतीजों से पहले 3 जून को शेयर बाजार को लेकर बड़ा भ्रम फैलाया। राहुल गांधी ने पूरे मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का? 30 लाख, कितना? 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितने का? 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। रत्नागिरी से लोकसभा चुनाव में जीतने वाले बीजेपी नेता नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को जो 9 सीटें मिली हैं वो मुस्लिम समुदाय से है। ये शर्मनाक बात है। प्रीति सोमपुरा ने बात की नारायण राणे से। ये जो चुनाव हुआ है और ठाकरे की कई सीट बढ़ गई है, जो नहीं भी, कुछ 5 भी नहीं आने वाली थी, 9 आई। मैं समझता हूँ मुस्लिम वोट एक गट्टा उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिला है। ये मैं समझता हूँ शिवसेना ओरिजिनल आइडियोलॉजी के खिलाफ ही हुआ है सब। बाला साहब कभी कोई जीत के लिए, स्वार्थ के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हिंदुत्व, मराठी आदमी, इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने किया, ये भी गद्दारी करके मुख्यमंत्री बना। इनका मेरिट कुछ नहीं है। राजनीति में उनको 5% कुछ मेरिट नहीं है। ना एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, ना राज्य का, स्टेट का बजट समझ में आता है, ना समस्या महाराष्ट्र की उन्हें मालूम, कुछ भी मालूम नहीं है। खाली गाली देना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ये उनको आ रहा है। और आज का जो विजय है वो मुस्लिम वोट एक गट्टा मिलने से ये उनको 9 सीट मिले। और ये उन्होंने जो गद्दारी की है पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ, उसका ये उनको बेनिफिट है। लेकिन इस पूरे चुनाव में ये देखा गया कि मुस्लिम, दलित और मराठा वोट जो है बीजेपी के खिलाफ हो गया। आप खुद मराठा है, मराठा नेता है, मराठा आरक्षण का फटका लगा, आपको लगता है? मराठा आरक्षण का फटका नहीं है, मगर मराठा समाज मराठवाड़े में इस बार बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दिया।
जो मैं जानकारी लिया है कि मराठा समाज बीजेपी के साथ बीजेपी के उम्मीदवार को वोटिंग नहीं किया, इसलिए हमारी वहाँ हार हुई, ऐसा मैं समझता हूँ। बीजेपी नेता कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी का मामला सामने आया है। कंगना ने सीआईएसएफ स्टाफ पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। कंगना ने कहा कि सिक्योरिटी चेक के दौरान महिला सुरक्षाकर्मी ने साइड से आकर फेस पर हिट किया। हालांकि सीआईएसएफ ने मामले में कार्रवाई करते हुए फिलहाल सुरक्षाकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। और अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की तेजी पर बंद हुआ। सेंसेक्स 692 अंक और निफ्टी 201 अंक चढ़कर बंद हुआ है। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी रियल्टी, पीएससी, आईटी शेयरों में रही। एफएमसीजी, फार्मा इंडेक्स में दबाव देखा गया। मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी का कहना है कि कोई भी सरकार बने, डिफेंस सेक्टर पर फोकस हमेशा रहेगा। मेहरबून ईरानी के मुताबिक बीईएल, कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयरों में पैसा बन सकता है। ये डिफेंस स्टॉक्स वर एट एबनॉर्मली हाई वैल्यूएशंस, एबनॉर्मली हाई। वहां से थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए, वैल्यूएशंस जरूर हुआ है। तो 5000 का 4000 स्टॉक, आई वाज रेफरिंग टू वन ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स ओनली। तो इसमें मेरा टॉप बैट रहेगा मस्काउंट ऑक्स, कोचिन शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। दिस वुड बी माय टॉप 5 बैट्स। ये सारे स्टॉक्स इतने बढ़ गए थे कि आज 300, 305, 310 सीट के साथ बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बनाती है विद देयर ओन 310 सीट्स। I would say they should not have a decline beyond a few percentage points. इस बार तय समय से जल्दी आने के बावजूद मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। केरल में मॉनसून कमजोर पड़ गया है। साथ ही कुछ राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। क्या है मौसम का पूरा हाल, इस पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की असीम मनचंदा ने। क्या मॉनसून केरल में अब कमजोर पड़ गया है, क्या रिवाइव होगा? देखिए, मैं अगर आप देखेंगे इस समय काफ़ी आपका क्लाउड पैच जहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस समय क्या है कि एक जो मानसून का टिपिकल फीचर होता है शेयर जोन, इस टाइप का, ऐसे ईस्ट वेस्ट टाइप एक ट्रफ सा बन जाता है, वो अभी आज से बना हुआ है, ठीक है। और स्लोली एक उसमें एक सर्कुलेशन भी बन रहा है जो स्लोली कर्नाटका और उसके ऊपर आगे कोंकण गोवा की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इसके प्रभाव से क्या है कि इस रीजन में अभी रेनफॉल एक्टिविटी और स्लोली जो भी मानसून की आप प्रोग्रेस की बात करें, मैं इस मैप के जरिए आपको समझाना चाहूँगा। ये हमारा अभी कल का मैप है, हमने थोड़ा इसके ऊपर के थोड़े हिस्से कवर किए हैं, थोड़ा हमने महाराष्ट्र का हिस्सा कवर। तो मतलब ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री होगी और जल्दी मुंबई पहुंच जाएगा। देखिए, अभी उसके लिए हम अभी स्टेटमेंट नहीं जारी किया, लेकिन यह है कि आगे जब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कवर कर जाएगा, तेलंगाना का हिस्सा कवर कर गया, आंध्र के हिस्से कवर कर गया काफी, और इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और साउथ उड़ीसा का हिस्सा है वो भी कवर कर जाएगा। तो ये आने वाले 2-3 दिनों में ये कवर कर जाएगा। और बाकी अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करें तो इट विल टेक सम मोर डेज, क्योंकि इस समय मेजरली जो करंट है जहां ही एक्टिव है। और जल संकट के मामले में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली में अतिरिक्त पानी देने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को छोड़ने का निर्देश दिया गया है और हरियाणा सरकार को कहा गया है कि पानी रिलीज करने की सुविधा वो दिल्ली को मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक स्टेटस रिपोर्ट की मांग भी की है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव करवाने का सेहरा भारत के चुनाव आयोग के सिर पर बंधा है। इस दौरान भयंकर गर्मी से लेकर कई चरणों की चुनाव प्रक्रिया काफी दिक्कतों से भरी रही। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ सवाल भी चुनाव आयोग पर उठे।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। आपने कहा कि बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के बाद इस शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले जिस तरीके से राजनीतिक आरोप लगते रहे चुनाव आयोग पर, शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़े गंभीर आरोप लगते रहे, इसने आपको दुखी भी किया? देखिए, हमारे कंधे बहुत चौड़े हैं। संवैधानिक संस्था में हम बहुत सारे सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करते हैं। क्या है पहला सेल्फ डिसिप्लिन? आरोप जब लगते हैं तो हम उन्हें पब्लिकली ज्वाइन नहीं करते, जवाब नहीं देते, हम पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं अपना मत बनाओ। तो जैसे अभी रिजल्ट आ गया, अब एक मैसेज चल रहे हैं कि सब खुश हैं, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुश नहीं है। सारी पार्टीज खुश हैं, सारे क्षेत्र खुश हैं, और सबसे ज्यादा हमारी ईवीएम खुश है। हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, बेचारी की मुसीबत बच गई। तो अब 5-6 महीने बची रहेगी। वो जैसे उसका जो जिस मुहूर्त में उसका जन्म हुआ होगा, 40 साल हो गए अब, तो वो ऐसा हुआ होगा शायद कि उसको हमेशा एक बुराई सुननी है, और हर बार रिजल्ट देती है लोगों के, मतलब जो लोगों ने किया। हमारा कार्य क्या है? पहले सबको वोटर लिस्ट में शामिल करें, जो वोट देना चाहे उसको बूथ तक पहुंचाएं, अच्छे बूथ की तैयारी करें, और जो उसने वोट दिया उस वोट को ऐसा का ऐसे ही काउंट करें। ये हमारी जिम्मेदारी। वो मशीन के ऊपर आती है, बेचारी अपना काम करती है, बार बार सबकी लाज रखती है। जो हारते हैं उनको भी जिताती है, जो जीतते हैं उनको भी बराबर करती है, हराती है, गाली सुनती है। तो मुझे लगता है अब नहीं सुनेगी आगे, अब बहुत हो गया। फिर भी तो जो आरोप और प्रत्यारोप का सीजन चला वो ठीक है, प्रजातंत्र में आरोप लगने चाहिए, लोगों संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगना वो भी ठीक है। हमें हमारे ऊपर प्रश्न उठने चाहिए, हमसे पूछा जाना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन बिना वजह के नहीं लगनी चाहिए। बिना वजह के आरोपों से एक अराजकता फैलती है। चुनाव के समय में बहुत हैवी कंटेस्टेशन की वजह से पारा बहुत गर्म रहता है, वर्कर्स बहुत चार्ज रहते हैं, छोटी सी भी अफवाह चिंगारी बन के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा करा सकती है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। सुनीता ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है। 58 साल की सुनीता ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री बैरी बुच बिलमोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी। इसके साथ ही दोनों ने बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बन गए हैं। इससे पहले सुनीता ने साल 2006, 7 में और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने मिशन के दौरान सबसे ज़्यादा 7 स्पेस वॉक और 50 घंटे 40 मिनट के स्पेस वॉक टाइम का रिकॉर्ड बनाया था। CNBC आवाज कमोडिटी गुरुकुल लेकर आया है। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको कमोडिटी की हर छोटी बड़ी बारीकी बताएंगे। बाजार के टेक्निकल्स के साथ साथ बड़े ट्रेंड्स को पहचानने के तरीके बताएंगे। ये भी सिखाएंगे कि मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, निवेश में कितना जोखिम शामिल है, उसे मैनेज कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो में कमोडिटी की कितनी जगह होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स हर सवाल का जवाब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देंगे। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए लॉग इन करिए www.hindi.cnbctv18.com कमोडिटी गुरुकुल पर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।